नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी किया है। अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती बच्चों ने मुझे गालियां दी, मेरी स्वर्गीय माता जी को भी गालियां दी गई। मैं उन बच्चों को माफ करना चाहता हूं। बच्चों को अदालत के चक्कर कटवाना सही नहीं है। ये बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखानी है। गुमराह बच्चों को राह दिखानी है, बच्चों को सजा देने का मकसद नहीं है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां कुलगाम में आतंकी हमला हुआ है। 2 गैर कश्मीरी को गोली मारी गई है। छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर को गोली मारी गई है। मजदूर दीपक रात्रे की मौत हो गई है। घायल भूपेंद्र अस्पताल में भर्ती है। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां कुलगाम में आतंकी हमला हुआ है। 2 गैर कश्मीरी को गोली मारी गई है। छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर को गोली मारी गई है। मजदूर दीपक रात्रे की मौत हुई है। घायल भूपेंद्र अस्पताल में भर्ती है। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है, बड़ी खबर है। 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे हैं। आज से कमर्शियल सिलेंडर नई कीमतें लागू हो चुकी हैं। दिल्ली में 192 रुपए सस्ता सिलेंडर हुआ है, तो कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ है, और दिल्ली में 192 रुपए ये सिलेंडर सस्ता हुआ है। आज से ही ये कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें लागू हैं। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश आखिरकार अपनी कुर्सी बचा सकते हैं, और इसके लिए अपनी कुर्सी की कुर्बानी दी है बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार ने। दरअसल दीपक प्रकाश के बिना किसी सदन के सदस्य बने मंत्री बनने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बिहार सरकार से जवाब मांगा है, और कुछ ही घंटे बाद एमएलसी देवेश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(4) एक ऐसा कानून जो बिना कोई चुनाव जीते किसी को भी मंत्री बनने की सहूलियत देता है। इसी कानून के तहत आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी पहले नीतीश कैबिनेट फिर सम्राट कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। पर इस कानून में एक पेच ये है कि ये नियम केवल 6 महीने की अस्थायी छूट ही देता है, यानी 6 महीने के भीतर अगर किसी भी सदन की सदस्यता नहीं मिली तो मंत्री पद जा सकता है। इसी अनुच्छेद का हवाला देते हुए देश की सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दायर की गई। दरअसल 20 नवंबर 2025 को दीपक प्रकाश पहली बार मंत्री बने, बिना विधानमंडल के सदस्य के मंत्री बनाए गए। 7 मई 2026 को नई सरकार बनने पर दोबारा मंत्री बने। पहली बार मंत्री बनने के बाद 6 महीने बीत चुके हैं। 6 महीने की अवधि 20 मई 2026 को समाप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट में दीपक प्रकाश के मंत्री पद को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और बिहार सरकार से पूछा कि बिना एमएलए या एमएलसी रहे दीपक प्रकाश किस अधिकार से मंत्री बने हुए हैं। कोर्ट की टिप्पणी के कुछ ही घंटों बाद बिहार में एक बड़ा सियासी खेला हो गया। बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार ने शाम के करीब 4:30 बजे विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सर, आपने इस्तीफा दे दिया है? मैंने इस्तीफा दे दिया। सभापति को आपने इस्तीफा दिया और सभापति को इस्तीफा देने का सर क्या कारण? बड़ा लोगों में लगता है कि मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। देवेश कुमार ने तो कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। माना जा रहा है कि देवेश कुमार ने दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने के लिए अपनी कुर्सी कुर्बान की। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को मामले पर सुनवाई की अगली तारीख तय की है। अब देखना होगा कि दीपक प्रकाश कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले शपथ लेते हैं या इस सियासी पिक्चर में कोई और प्लॉट ट्विस्ट आता है। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल अब तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे। सम्राट चौधरी से मुलाकात कर दीपक प्रकाश के नामांकन पर बातचीत की। दीपक प्रकाश जल्द ही एमएलसी के लिए नामांकन कर सकते हैं। देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद एमएलसी के लिए सीट खाली हो गई है। बांकीपुर में चुनावी नतीजों से पहले वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। बीजेपी ने प्रशांत किशोर पर आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने कहा बीजेपी ने नतीजों से पहले ही हार मान ली, तो आरजेडी ने प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच पुराने रिश्तों की याद दिलाई। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने कभी आरजेडी का नाम ही नहीं लिया। नरेंद्र मोदी की राजनीति को स्थापित करने में प्रशांत किशोर पांडे की भूमिका रही है। बांकीपुर उपचुनाव का मतदान खत्म होने के बाद सियासी दावों का दौर शुरू हो गया है। बेहद कम मतदान के बाद राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से रिजल्ट का अनुमान लगा रहे हैं। बांकीपुर का बाजीगर कौन होगा ये तो 3 अगस्त को पता चल पाएगा, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने प्रशांत किशोर पर आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव में प्रशांत किशोर ने अराजकता फैलाई, फर्जी एग्जिट पोल भी कराए गए, लेकिन बांकीपुर में इस बार भी जीत बीजेपी की होगी। पूरे चुनाव में इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने कभी आरजेडी का नाम ही नहीं लिया। सोचिए कितनी साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी। ये दोनों एक होकर चुनाव लड़ रहे थे। एक बार भी अटैक नहीं किया इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने तेजस्वी यादव को, जो पहले घूम घूम के तेजस्वी को खोजते थे 24 से 25 में। तो ये साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन इस प्रयोग का अंतगत्वा यही होता है कि जो पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन खोती है वो राजनीतिक वजूद उसका मिट जाता है। तो हमारी आरजेडी अब राजनीतिक वजूद मिटने की ओर बढ़ चुकी। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक के बयान पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी के बयान पर जनसुराज ने पलटवार किया। जनसुराज ने कहा बीजेपी ने रिजल्ट से पहले हार मान ली, इसलिए आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का आरोप लगा रही है। तो आरजेडी ने कहा प्रशांत किशोर और बीजेपी में किस तरह का संबंध है ये सबको पता है।
क्या अजय आलोक भाई, ये मान लिया जाए कि आप चुनाव हार चुके हैं, क्योंकि आपका जो वक्तव्य है वो हमने सुना, और अब अपनी हार का ठीकरा आप इस बात पर फोड़ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की आलोचना जनसुराज क्यों नहीं कर रहा था। भाई, हमको सभी वर्गों का, सभी जाति का, सभी धर्म का, सभी संप्रदाय का और सभी विचारधारा और सभी राजनीतिक दल से जुड़े लोगों का वोट मिल रहा था। तो क्या आप जनसुराज की इलेक्शन स्ट्रैटेजी भी आप लोग तय करेंगे? प्रशांत किशोर पांडे जी से भारतीय जनता पार्टी का क्या संबंध रहा है, इसके संबंध में नीतीश कुमार जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि जनता दल यू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर पांडे को हमने अमित शाह के कहने पर बनाया था। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर पांडे में किस तरह का संबंध रहा है। बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट से पहले सियासी दावों का दौर जारी है। बीजेपी एक तरफ प्रशांत किशोर पर आरजेडी के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगा रही है, तो जनसुराज का कहना है बीजेपी कैसे उनकी चुनावी रणनीति तय करेगी, तो आरजेडी प्रशांत किशोर और बीजेपी के गहरे रिश्तों की याद दिला रही है। बांकीपुर के चुनावी नतीजों से पहले सियासी दावों और वार पलटवार का दौर जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। संसद परिसर में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जमकर ड्रामा किया। पप्पू यादव पुजारी का वेश धारण किए। राहुल गांधी ने दान पात्र में पैसे डाले, फिर पुजारी बने पप्पू यादव दान पात्र लेकर भाग गए। संसद में दान चोरी का नाटक करने के बाद सियासत गर्मा गई है। पप्पू यादव को सियासत में पुजारी वाला रोल भारी पड़ गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद परिसर में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का रूप देखिए। पप्पू यादव पुजारी के वेश में जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। उनके पास दान पत्र रखा हुआ है और राहुल गांधी उसमें पैसे डालते देखे जा रहे हैं। दरअसल विपक्षी सांसदों ने संसद में विरोध के दौरान एक सियासी ड्रामा किया। इसमें सांसद पप्पू यादव पुजारी बनकर आए। राहुल गांधी ने भी चंदा दान पत्र में डाला और पप्पू यादव भगवान राम की तस्वीर जमीन पर रखकर फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के पांव छूते हुए दिखाई दिए। फिर पुजारी बने पप्पू यादव दान पत्र लेकर भाग गए। अब संसद परिसर में भगवान राम की तस्वीर और दान पेटी के साथ पप्पू यादव के प्रदर्शन पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। पप्पू यादव के इस पॉलिटिकल ड्रामे पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने पप्पू यादव पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस और पप्पू यादव ने एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत के सनातन साधु संतों को चोर के रूप में दिखाया है। ये सोची समझी रणनीति के तहत भारत के सनातन के साधु संतों को दिखाया गया चोर के रूप में। साधु का भेष बनाकर, चंदन टीका लगाकर पूरे भारत को अपमानित करने का काम किया है। पप्पू यादव के संसद में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर एक्टिंग को लेकर साधु संत भी गुस्से में हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने कहा, पप्पू यादव की नौटंकी की जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने सनातन का अपमान करने वाले ऐसे नेताओं का खुलेआम विरोध करने की अपील की। पप्पू यादव जिस प्रकार से नौटंकी किया है, इसकी जितनी निंदा किया जाए कम है। और मैं निवेदन करता हूं पूज्य संतों से, अगर वाकई में कोई हिंदू है, अगर वाकई में हिंदुओं का खून है हिंदुओं के अंदर, संतों के अंदर, ये जहां पप्पू यादव, राहुल गांधी और सपाई मिल जाए, जूता लेकर स्वागत करना। पप्पू यादव के सियासी ड्रामे पर मंत्री संतोष सुमन ने भी एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, एक दौर में बॉलीवुड की फिल्मों में सनातन संस्कृति, साधु संतों, पंडित पुजारियों, तिलक चोटी और धार्मिक प्रतीकों को हास्य और उपहास का विषय बनाना जैसे फैशन बन गया था। मनोरंजन के नाम पर सालों तक सनातन परंपराओं का मजाक उड़ता रहा। आज दुर्भाग्य से उसी मानसिकता और भोंडेपन की झलक विपक्ष की राजनीति में भी दिखाई दे रही है। सदन में दान चोरी का नाटक करने वाले पप्पू यादव पर सियासी हमले जारी हैं। पप्पू यादव को सियासत में पुजारी वाला रोल भारी पड़ गया है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट।
भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। भरत तिवारी पर पहली गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान अक्षय कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। अक्षय की गिरफ्तारी के बाद इंसाफ की उम्मीद जगी है तो सरकार पर भरोसा भी बढ़ा है। वहीं एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। भरत एनकाउंटर मामले में बड़ा एक्शन। पहली गोली चलाने वाला एसटीएफ जवान अरेस्ट। आरा के बिलोटी गांव की ये तस्वीर 17 जून की है, जब भरत तिवारी अपने हथियार फेंक रहा था। हथियार फेंकने के बाद ही भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जिस तरह से भरत तिवारी का एनकाउंटर किया, उस पर सवाल उठ रहे थे। अब एनकाउंटर के 45वें दिन बड़ा एक्शन हुआ है। भरत तिवारी पर पहली गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान अक्षय को गिरफ्तार कर लिया गया। भरत पर गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी को बड़ा कदम माना जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद भरत के परिवार को भी इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। भरत तिवारी के भाई और मां ने कहा, अक्षय कुमार ने ही 17 जून को पहली गोली मारी थी, जिसके बाद दूसरे कई पुलिसकर्मियों ने गोली चलाई थी और 5 गोली लगने से भरत तिवारी की मौत हुई थी। अब भरत का परिवार सभी आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहा है। अक्षय कुमार पहला गोली उहे मरले बा। अक्षय कुमार ओकरा बाद डीएसपी दूसरका गोली मरले बा। ओकरा बाद ई मलकार मरले बड़न गोली, तीसरा गोली और 5 गुण का गोली मारा रहे। हमें तो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मतलब सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है और हम यही चाहेंगे कि आगे भी जो भी लोग भी इसमें शामिल हो, सबकी गिरफ्तारी हो और जहां तक हमारे फैमिली के द्वारा मांग है कि फांसी की सजा दी जाए उनको। क्या कहिएगा इस पे? उम्मीद जगी है कि? हाँ, थोड़ा बहुत जगी है। हाँ। अरेस्टिंग के बाद हाँ। जितना दोषी लोग है सबका अरेस्टिंग होगा। हाँ। पहली गिरफ्तारी अरेस्टिंग, हुई है। हाँ, पहला गिरफ्तारी अक्षय कुमार, इसी ने पहले गोली मारी थी। भरत तिवारी के परिवार ने कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और गोली चलाने वाला एसटीएफ जवान गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार के इस कदम के बाद भरत के परिवार में इंसाफ की आस जगी है। वहीं भरत तिवारी पर गोली चलाने वाले एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आज उसमें एसटीएफ सिपाही की पहली गिरफ्तारी है। जनता दल यूनाइटेड इसका स्वागत करती है। सरकार की एक कार्रवाई असली हत्यारे को बचाने वाली कार्रवाई है। क्या सिपाही ने अपनी मर्जी से गोली चला दी? असली अपराधी वो है जिसने वहां एसटीएफ को बुलाया। कि भरत तिवारी मामले में जो विपक्षी दल पहले से कहते आ रहे थे कि फर्जी इनकाउंटर है, उसको अब सरकार ने भी माना है। भरत तिवारी से संबंधित मामले में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने वायदा किया था कि निष्पक्ष जांच होगी, न्याय मिलेगा और परिवार ने अपने एफआईआर में जिन्हें आरोपी बनाया है उनकी गिरफ्तारी होने लग गई है। भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले की जांच को लेकर सरकार बेहद ही संवेदनशील है। न्यायिक जांच आयोग पूरे मामले की जांच कर रहा है। भरत तिवारी के परिवार का कहना है कि उन्हें सीएम सम्राट पर पूरा भरोसा है। अब इस मामले की जांच भी तेज हो गई है। एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी इंसाफ की तरफ पहला कदम माना जा रहा है। एसटीएफ जवान की गिरफ्तारी ने ये बता दिया कि सरकार अब दोषियों को बख्शने के मूड में नहीं है। न्यूज 18 के लिए आरा से चंदन कुमार और पटना से आनंद अमृतराज के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार का सुपरफूड और मिथिला की पहचान मखान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रही है। विदेशों में मखान की जबरदस्त मांग बढ़ती जा रही है। दरभंगा से 7 मीट्रिक टन मखान समुद्री रास्ते से कनाडा भेजा गया है। लोकल से ग्लोबल बनते सुपरफूड मखाना से अब सैकड़ों किसान मालामाल हो रहे हैं। मोती जैसे दिखने वाले मखान की ये दाने बिहार के किसानों को न सिर्फ मालामाल कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत की पहुंच बढ़ा रहे हैं। दरभंगा से 7 मीट्रिक टन मखान कनाडा भेजा गया है। ये खेप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से होते हुए समुद्री रास्ते से कनाडा पहुंचेगी। दरभंगा औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने इस पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस विशेष उपलब्धि पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर इसे लोकल से ग्लोबल की दिशा में एक और मजबूत कदम बताया। इधर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी बिहार से बड़े पैमाने पर मखान को कनाडा भेजे जाने पर खुशी जताई है। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बिहार के किसानों के लिए एक और बड़ी उपलब्धि। एपेडा के प्रयासों से दरभंगा बिहार से पहली बार समुद्री मार्ग के माध्यम से 7 मीट्रिक टन फ्लेवर्ड मखाना का निर्यात कनाडा के लिए किया गया। वैश्विक बाजार तक पहुंच के इस प्रयास से जुड़े किसानों को 50% से अधिक बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही बिहार के प्रीमियम मखाना की पहचान अब दुनिया भर के उपभोक्ताओं में हो रही है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और केंद्रीय मंत्रालय के इस पहल से बिचौलिए खत्म होंगे और किसानों को बेहतर दाम मिलेगा। एनडीए इसे सरकार की सफलता बता रहा है तो विपक्ष किसानों के शोषण का आरोप लगा रहा है। मेरा मानना भी है कि समय ज्यादा दूर नहीं है जब विश्व के हर देश इसको अंगीकार करेंगे अपने ब्रेकफास्ट में या इवनिंग के स्नैक में। इसके लिए किसान भाइयों को, बिहार सरकार और केंद्र सरकार को ढेरों बधाई है कि सरकार किसानों के शोषण तक सरकार है। वही दूसरी ओर गया जी में 6000 करोड़ से अधिक रुपए का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लग रहा है। बिहार अब कंज्यूमर स्टेट से एक्सपोर्टर स्टेट में धीरे धीरे सम्राट चौधरी जी के हाँ, निश्चित तौर पर बड़ा मुनाफा हुआ है मखाने के निर्यात से, लेकिन किसको? मखाने का बिजनेस करने वालों को, किसानों को नहीं। मखाने का निर्यात करने वाले माला माल हो रहे हैं और किसान कंगाल। दरभंगा के किसानों से वो मखाना महज 450 रुपए प्रति किलो के रेट से लिया गया है। सिर्फ 450 रुपए मिले हैं। ये किसानों के श्रम की लूट है, किसानों की पूंजी की लूट है, किसानों के कौशल की लूट है। मखाना की मांग अब लोकल से ग्लोबल हो गई है और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। पर बड़ी बात यह है कि बिहार का सुपर फूड अब पूरी दुनिया में स्वाद बिखेर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।